हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। मैं योगेंद्र शर्मा वेलकम करता हूँ आपकी सोशल साइंस क्लासेस में। आज हम द फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर का पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे डायरेक्टरी रूल स्टार्ट हुआ रॉबेस्पियर की डेथ के बाद, यानी जैकोबिन गवर्नमेंट के फॉल के बाद। और फिर हम देखते हैं द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। सबसे पहले तो देखते हैं द फॉल ऑफ जैकोबिन क्लब गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लास टू सीज पावर। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही सरकार गिरी जैकोबिन की, जो कि मिडिल क्लास या जो आपके लोअर क्लास ग्रुप थे, थर्ड स्टेट के लोग थे, उनके जाने के बाद क्या हुआ, दोबारा से जो वेल्दी क्लास थे उन्होंने दोबारा से जो पावर है, जो गवर्नमेंट, उस पर कंट्रोल कर लिया। सीज मतलब छीनना, कब्जे में लेना। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। अब एक नहीं, दो ग्रुप होंगे इलेक्टेड। और रॉबेस्पियर ने जो रेन ऑफ टेरर में लोगों को मारा, एक हाथ में पावर्स कंसंट्रेट होने की वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ, तो उसको ध्यान में रखते हुए अब इन्होंने क्या किया, एक इस तरीके की गवर्नमेंट बनाई। दीज देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। एक आदमी को सारी पावर ना देके इन्होंने 5 लोगों को पावर दी है। 5 लोग अगर रहेंगे तो इनका ऐसा मानना था कि कोई भी एक पावरफुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये जो 5 मेंबर थे मिलकर रूल करते थे, मिलकर फैसले लेते, इसलिए इसको जैसे कंपनी के डायरेक्टर होते हैं ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उस तरीके से ये एक देश को चलाते थे 5 लोग मिलकर। तो इसीलिए इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डायरेक्टरी रूल कहा गया। ऐसा क्यों किया गया था? दिस वॉज मीन्ड एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन एग्जीक्यूटिव अंडर द जैकोबिन। जैसे हमने देखा रॉबेस्पियर के हाथ में बहुत सारी पावर आने के बाद वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा तानाशाह टाइप का हो गया था और लोग बहुत क्रूडली मार रहा था। तो उस चीज़ को सेफ गार्ड करने के लिए ऐसा किया गया था। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या ये इस चीज़ में सक्सेसफुल हुआ? नहीं। द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल who then sought to dismiss them। और कुछ समय बाद ही हम देखते हैं कि इन लोगों का जो सिस्टम है ये आपस में अनस्टेबल था, क्लैशेस बहुत ज़्यादा होते थे आपस में, इसलिए ये जो है बाद में डिसमिस कर दिए गए। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर कॉल्ड नेपोलियन बोनापार्ट। क्योंकि आपस में लड़ते रहते थे और इसलिए कोई भी प्रॉपर डिसीजन नहीं हो पाने की वजह से क्या हुआ कि ये जो डायरेक्टरी रूल था वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लेके आया फ्रांस में, जिसकी वजह से जिसका फ़ायदा मिला किसको? नेपोलियन बोनापार्ट को। देखते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट एक मिलिट्री कमांडर था फ्रांस में, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, पावरफुल हो गया। फर्स्ट ही बिकेम वन ऑफ द डायरेक्टर्स एंड देन ही हिमसेल्फ क्राउन्ड द Emperor of France. In 1804, Napoleon Bonaparte crowned himself the Emperor of France. Napoleon saw his role as a modernizer। अपने आप को सोचते थे मॉडर्नाइजर है, लोग भी उसको मानते थे कि ये पूरे यूरोप को मॉडर्न करने आया है। He introduced many laws such as protection of private property। पहले क्या था, ईस्ट ट्रेड डिवीजन था, लेकिन अब क्या है कि किसी की प्रॉपर्टी छीनी नहीं जाएगी, जो जिसकी प्रॉपर्टी है उसी की रहेगी। तो प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी से लोग अंदर सिक्योरिटी होगी और अच्छे से काम कर पाएंगे। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, जहाँ जहाँ उसका एम्पायर फैला, रूल फैला फ्रांस के बाहर, वहाँ हर जगह उसने वेट और मेजरमेंट के सेम सिस्टम को अप्लाई किया, जिससे ट्रेड करने में आसानी हो। डेसिमल सिस्टम लेके आया, जिससे क्या हो, करेंसी को कन्वर्ट करने में या चीज़ों को मेजर करने में आसानी हो। इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज अ लिबरेटर ऑफ हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर ऑल पीपल। इनिशियली जब फ्रांस की आर्मी जाती है नेपोलियन के अंडर, अलग अलग देशों को जीतती है, उनके राजाओं को हटाकर वहाँ पर रूल स्टैब्लिश करते हैं अपना, तो लोग उसको वेलकम करते हैं, हेल्प भी करते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, धीरे धीरे लोग नेपोलियन की आर्मी को क्या देखने लग जाते हैं, इन्वेडिंग फोर्स के, तो बाहर से आए और हम पर रूल कर रहे हैं। बट सून नेपोलियन आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज द इन्वेडिंग फोर्स। और धीरे धीरे लोग जो है अलग अलग देशों के वो नेपोलियन की आर्मी के खिलाफ हो जाते हैं। एंड ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815। और 1850 की बैटल ऑफ वाटरलू में ये मारा जाता है, इसकी डेथ हो जाती है, ये हार जाता है, सॉरी मारा नहीं जाता, हार जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 1804 से लेकर 1815 तक यहाँ पर ये एम्परर की तरह रूल करता है। 1804 से पहले भी ये रूल कर रहा था, लेकिन ये एम्परर नहीं था। ठीक है, इसका रूल बेसिकली 1799 से स्टार्ट होता है। कहाँ पर? यस, फ्रांस में। आप देखते हैं कि हमने सीखा क्या है इस चैप्टर में, इस चैप्टर से पूरे वर्ल्ड को क्या मिला। तो मैंने यहाँ पर इंडियन प्रेम्बल को लगाया है। तो इंडियन प्रेम्बल की फोटो मैंने इसलिए लगाई है कि आप उसको समझ सकें। द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट वर मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, जो आइडियाज ऑफ
प्रिंसिपल थे, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल थे, वो सबसे इम्पोर्टेंट थे। जैसे कि अगर आप अपनी स्लाइड को देखें, इस प्रियम्बल को देखें, तो यहाँ पर आपको नाम मिलेंगे, कुछ वर्ड मिलेंगे, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये ऐसे 3 कॉमन वर्ड हैं जो आपको दुनिया के हर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में मिल जाएंगे, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो जापानीज़ हो। तो आप ये देखेंगे कि ये जो वर्ड हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी, ये कहाँ से आए हैं, ये कहाँ से हैं, इनका ओरिजिन कहाँ पर है? इनका ओरिजिन है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसलिए हम सभी देशों ने फ्रांस से बहुत कुछ सीखा। द स्प्रेड ऑफ these spread from France to rest of the Europe during the 19th century. Feudal system was abolished. तो जहाँ जहाँ यूरोप में हमने देखा कि 3 ही स्टेट वाला फ्यूडल सिस्टम था, वहाँ यूरोप में फ्यूडल सिस्टम खत्म हुआ। लेकिन कॉलोनीज जो गुलाम देश थे, इंडिया जैसे और चाइना जैसे, इन लोगों ने, इन देशों ने क्या सीखा इससे? तो इन दोनों ने सीखा कि कैसे लोग लड़ सकते हैं अपने जो लीडर्स है, जो अपने रूलर्स हैं उनके साथ, और अपना सॉवरेन नेशन स्टेट इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि नेपोलियन के खिलाफ लोगों ने लड़ाई लड़ी और वो अपने अपने देशों को आज़ाद कराया बाद में। तो उसी तरीके से बाहर के जो पावर हैं, जैसे इंडिया ने फाइट किया ब्रिटेन के अगेंस्ट, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से सीखी। इंस्पिरेशन मिलती है हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से। टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन रॉय आर द 2 एग्जाम्पल इन इंडिविजुअल हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडिया ऑफ कमिंग फ्रॉम रेवोल्यूशनरी फ्रांस। तो फ्रांस से जो ये रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ आ रहे हैं, इससे टीपू सुल्तान और राजा राममोहन बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। टीपू सुल्तान, राजा राममोहन रॉय के बारे में आप हिस्ट्री किताब क्लास 8 में पढ़ चुके हैं कि कैसे ये लोग फ्रेंच आर्मी से, टीपू सुल्तान काफ़ी इंस्पायर्ड था, ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए फ्रेंच आर्मी की हेल्प भी लेता था। राजा राममोहन रॉय ने उनके आइडियाज़ ले कैसे वो सोसाइटी जो है वो अच्छी सोसाइटी है, बेटर सोसाइटी। चलिए इस पार्ट में हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होगा, इन विच फेमस वॉर वर द नेपोलियन बोनापार्ट डिफीटेड? द बैटल ऑफ वाटरलू 1815। What was the direct rule in France? It was rule consisting of 5 executives, ठीक है, जो मिलकर डिसीजन लेते थे। Why was removed from France? रिमूव क्यों कर दिया गया? तो क्लैश हो रहे थे किसके साथ? लेजिस्लेटिव के साथ। दूसरा, वो आपस में भी लड़ते रहते थे, इसकी वजह से क्या होता था? डिले इन डिसीजन एंड लेड टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो ये दोनों चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन? ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपका, तो आप इसको आपने पहले कर लिया होगा, नहीं तो आप इसको आप कर सकते हैं या बाद में कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, हाउ डू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन? तो इसमें आप पहले लिखेंगे डायरेक्टरी रूल कैसा था और उसकी कमियां लिखेंगे, और उसके बाद आप लिखेंगे नेपोलियन की अच्छी बातें, कैसे वो एक कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी था, उसने बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लिया फ्रांस में, जल्दी पॉपुलर हो गया, ठीक है, एंड ही वाज कंसिडर्ड एज द लिबरेटर ऑफ फ्रांस। और इस तरीके से वो हाईएस्ट क्या बन गया, वो सबसे ऊपर यानी एम्परर ऑफ फ्रांस बन गया। तो ये आपका यहाँ तक मैंने 4th पार्ट इसका कंप्लीट कर दिया है, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।